जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ 15 तारीख की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का एनालिसिस मैं लेके आया हूं। जल्दी मैं आपको तीसरी और चौथी का जो एनालिसिस है वो लेके आऊँगा। वो सारे प्रश्न मेरे पास कलेक्ट हो गए हैं, बच्चों से मैंने पूछ लिए हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए और ये बहुत डिटेल एनालिसिस रहेगा। और आने वाले जो भी एग्जाम है, आपको कल को जैसे एग्जाम होने वाला है तो उसमें इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। जितने भी फैक्ट मैं बताऊँ सबको आप लिख लेना, याद कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि कालबेलिया कालबेलिया डांस किस राज्य का है। तो दोस्तों, कालबेलिया डांस जो होता है ये राजस्थान का डांस है। राजस्थान में कालबेलिया डांस किया जाता है। दोस्तों, मैं बात करूं राजस्थान की तो आपको एक डांस और याद रखना है, घूमर। और घूमर डांस राजस्थान की भील जनजाति करती है। कभी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में घूमर डांस कौन सी जनजाति करती है, भील जनजाति। एक और याद रखिएगा, राजस्थान का गींदड़, राजस्थान का एक डांस गींदड़ भी है। और एक आपसे पूछेगा वो है आपका चरी। चरी डांस कहाँ किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में चरी डांस किया जाता है। उसके बाद में चाकरी डांस भी पूछ लेता है, चाकरी डांस। चरी चाकरी हो गया आपका। एक आपसे पूछेगा दोस्तों तेरह ताली, तेरह ताली कहाँ का डांस है। तो तेरह ताली भी आपका राजस्थान का डांस है। क्लियर हो दोस्तों। और एक और आप याद रखिएगा, वो है आपका सुईसिनी। देखो, घूमर भील जनजाति का, गींदड़ है, चरी है, चाकरी है, तेरह ताली है और एक है आपका सुईसिनी। सुईसिनी डांस कहाँ किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान का ही डांस है सुईसिनी डांस। और एक आप और याद रखिएगा, गैर। होली के अवसर पर गैर किया जाता है, तो ये भी आप याद रखें। कालबेलिया कहाँ का डांस है। दोस्तों, राजस्थान का डांस है। दोस्तों, राजस्थान का एक त्योहार याद रखना, कैमिल फेस्टिवल। कैमिल फेस्टिवल मतलब ऊंट महोत्सव होता है हर साल। तो कहाँ पर होता है ये बीकानेर में लगता है। कभी क्वेश्चन आए कि राजस्थान के कौन से जिले में कैमिल फेस्टिवल होता है। दोस्तों, बीकानेर में होता है। और एक और आप याद रखिएगा, जयपुर में होता है गणगौर उत्सव। ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि गणगौर उत्सव कहाँ पर होता है। और दोस्तों, आज अगर आपने सुबह की वीडियो देखी हो जो सेट नंबर 61 था, उसमें से लगभग लगभग कई सारे क्वेश्चन जो आपकी आज की जीडी की शिफ्ट है वो पूछे गए हैं। यकीन नहीं आए तो एक बार उसको देख जरूर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। और आपको खुद मतलब विश्वनाथन आनंद का क्वेश्चन आया था, चेराम नृत्य का क्वेश्चन उसमें आया था और कई सारे क्वेश्चन उसमें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल उसमें आज पूछा गया था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बताए थे, आरबीआई के बारे में बताया था उसमें। तो ये कई बहुत सारे क्वेश्चन तो आप देख लेना, क्वेश्चन संख्या सेट 61 को। और भी मॉक टेस्ट आएंगे अभी। तो कालबेलिया डांस आप याद रखिएगा। दोस्तों, राजस्थान में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज कौन सा है, वो राजस्थान है। तो कालबेलिया डांस कहाँ का, राजस्थान का। ये पूछा गया आपसे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई। दोस्तों, नीति आयोग जो बना ये बना था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेता है कि योजना आयोग कब बना था, तो योजना आयोग दोस्तों बना था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी आप मतलब नीति आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखने का। फुल फॉर्म जरूर इंपॉर्टेंट याद रखें। दोस्तों, बात नीति आयोग की हो रही है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको मैं और बता देता हूँ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। दोस्तों, सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। इसके वाइस प्रेसिडेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का सीईओ कौन है, दोस्तों परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का जो सीईओ है वो है आपका परमेश्वरन अय्यर। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या कहा गया, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और हमारी क्लास का क्वेश्चन था ये, और मैंने इसको कई बार कराया। दोस्तों, जीएसटी की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहली बार जीएसटी किस देश में बना था। तो दोस्तों, सबसे पहला जीएसटी अपनाने वाला देश था फ्रांस। वर्ष 1954 में फ्रांस में जीएसटी की शुरुआत होती है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत में जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो भारत कौन से नंबर का देश था। दोस्तों, भारत 61वां देश था जिसने जीएसटी को अपनाया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, भारत में जीएसटी की सिफारिश के लिए कौन सी समिति बनी थी, तो विजय केलकर समिति। भारत में जो जीएसटी के लिए समिति बनी उसका नाम था विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया और इसके लिए हमारी संसद में 101वां संविधान संशोधन किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था, जो लागू हुआ था 2017 में। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी जो है ये किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है।
कैसा कर है आपका? अप्रत्यक्ष कर। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो जीएसटी होता है इसकी स्लैब कितनी होती है दोस्तों? 0% होती है, 5% होती है आपकी, 12% होती है आपकी, 18% होती है आपकी, और एक स्लैब और होगी, मतलब 5 स्लैब होती हैं, एक 0% भी है आपकी। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी के कितने कंपोनेंट हैं, तो दोस्तों जीएसटी के जो कंपोनेंट है, घटक, वो 4 हैं। चारों आपको याद रखना है। सीजीएसटी होता है आपका, एक होता है आपका एसजीएसटी, एक होता है आपका यूटीजीएसटी, और एक होता है आपका आईजीएसटी। तो ये आपके 4 कंपोनेंट हैं जीएसटी के, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी परिषद भी तो होती है एक, तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या है 33 वर्तमान में, और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। ये भी आप याद रखिएगा, भारत का वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। क्लियर दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। सारी चीज़ें मैंने आपको बताती हैं, ये आप याद रखिएगा। और भारत में जीएसटी संग्रहालय कहाँ पे बना है? भारत का पहला जीएसटी संग्रहालय बना पणजी में। ये भी आप याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर बना है? पणजी में बना है। ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया कि रेपो दर क्या होती है? रेपो दर क्या होती है? तो रेपो दर एक लघु अवधि की ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। मतलब भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जब ये बैंकों को पैसा उधार देगा, तो जिस दर पर पैसा उधार देगा उसी को हम बोलेंगे रेपो दर। तो देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ याद है, लघु अवधि। रेपो दर और बैंक दर में यही अंतर है। अगर यहाँ बैंक दर होता तो यहाँ पे लघु अवधि नहीं होता, यहाँ पे तो दीर्घ अवधि। बैंक दर में जो समय होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि रेपो दर में समय कम होता है। यही अंतर है बैंक दर और रेपो दर में। दोनों आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होती है दोस्तों? गाड़ी में रिवर्स गियर होता है। देखो रेपो दर में क्या है कि हमारा केंद्रीय बैंक बैंकों को उधार दे रहा है, लेकिन रिवर्स कर दो इसको तो अब क्या होगा कि बैंक उल्टे आरबीआई को पैसा देंगे। बैंक उल्टे आरबीआई को पैसे देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वह ब्याज दर जो आरबीआई को उस आरबीआई को उस फंड के लिए भुगतान करता है जो उसके पास जमा होता है। मतलब आरबीआई जब बैंकों से पैसा लेती है तो बैंकों को जो ब्याज दर देगी उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो दर। याद रखना दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन सा आयोग आया था? दोस्तों एक आयोग आया था भारत में जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जवाब होगा आपका मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों मैं बात कर लूँ रेपो दर के बारे में, तो ये रेपो दर, बैंक दर, ये सब हमारी मौद्रिक नीति का हिस्सा होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? दोस्तों मौद्रिक नीति का मतलब क्या है कि मुद्रा से जुड़ी हुई जो नीति है। तो मुद्रा कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। तो मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष हमेशा आरबीआई का गवर्नर होता है। ये भी आप याद रखना, ये पूछा जाता है। और भारत में पहली बार मौद्रिक नीति समिति 2016 में बनी थी। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत की मौद्रिक नीति जो आती है ये कितने टाइम के लिए आती है दोस्तों? हर 2 महीने के लिए मौद्रिक नीति आती है। हर 2 महीने के लिए मौद्रिक नीति आएगी। तो अगर आपसे पूछे कि एक साल में कितनी मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है दोस्तों हर 2 साल के लिए, तो 6 मौद्रिक नीति आरबीआई एक साल में जारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सब याद रखिएगा। रेपो दर क्या होती है कि एक ऐसी लघु ब्याज दर जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने? और ये क्वेश्चन हमारी सुबह वाली क्लास का है। मैंने जो सुबह मतलब आपको एनालिसिस मतलब क्वेश्चन डाला था सेट संख्या 61, उसमें एक क्वेश्चन था। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने दोस्तों? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने सीबी आनंद बोस। सीबी आनंद बोस ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी की पार्टी का नाम क्या है दोस्तों? ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि ममता बनर्जी की आत्मकथा क्या है? दोस्तों लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज।
माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों वो जवाब होगा आपका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आत्मकथा का नाम है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो आपको इसके 3 डांस भी याद रखने हैं। एक डांस याद रखिएगा लाठी, एक डांस याद रखिएगा बिरता, एक याद रखिएगा आप गंभीरा डांस, ये बहुत पूछा जाता है आजकल, और एक याद रखिएगा कीर्तन। तो पश्चिम बंगाल में 4 बहुत प्रमुख डांस हैं, कीर्तन, गंभीरा, बिरता और लाठी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये भारत में बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो भारत में बुक्सा एक टाइगर रिजर्व है और ये आपका पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, और एक है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये भी है आपका पश्चिम बंगाल में। क्लियर दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ आपको और मैं बता दूं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है आपकी रानीगंज। भारत की पहली कोयला खदान कौन सी थी? तो रानीगंज जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रखिएगा, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र है ये, कोयला क्षेत्र। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? दोस्तों पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये अमृतसर शहर में हुआ था, पंजाब में। 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन लोग डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, और उसके तहत उस भीड़ पर जो पंजाब के गवर्नर थे उन्होंने गोली चलवा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ इसके लिए कौन सा आयोग बना था जांच करने के लिए? हंटर आयोग इसकी जांच के लिए बना था। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बात पंजाब की हो रही है तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। एक तो अमृतसर के बारे में आप याद रखिएगा, अमृतसर का संस्थापक कौन है? दोस्तों गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर बसाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और भगवंत मान जिस पार्टी के नेता हैं वो है आपकी आम आदमी पार्टी है। ये भी आप याद रखिएगा। पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों पंजाब में ना 3 डांस भी आपको याद रखने हैं। एक तो आपका गिद्धा याद रखना है, एक आपका भांगड़ा याद रखना है, और एक आपको याद रखना है आपका किकली। तो गिद्धा, भांगड़ा, किकली ये कहाँ के डांस हैं? पंजाब के डांस हैं। क्लियर हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका पंजाब में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया? दोस्तों ये क्वेश्चन भी सुबह वाली क्लास से है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों चेस, शतरंज से संबंधित है विश्वनाथन आनंद। और दोस्तों ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे। विश्वनाथन आनंद, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा का नाम है? तो दोस्तों जवाब होगा आपका विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। देखो शतरंज में ये बोर्ड मान लीजिए, ये बोर्ड इस तरह से कितने खाने होते हैं इसमें? तो 64 खाने होते हैं दोस्तों, 64 खाने। देखो आप नहीं है इसमें 64, आप मान लीजिए 64 हैं। दोस्तों ये जो लाइनें होती हैं ना, ये जो लाइन जो ये वाली, इनको क्या बोलते हैं हम? दोस्तों इनको बोलते हैं रैंक। कभी क्वेश्चन आए कि शतरंज में पंक्तियों को क्या कहा था? रैंक। और ये जो लाइन है आपकी खड़ी वाली, ये इनको बोलते हैं हम फाइल। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि शतरंज के कॉलम फाइल कहलाते हैं, और शतरंज की जो बोर्ड की लाइनें होती हैं उनको रैंक कहा जाता है। और कितने रैंक मतलब खाने होंगे? ये 64 खाने होते हैं। क्लियर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो शतरंज होता है, शतरंज में हाथी को क्या कहा जाता है? दोस्तों शतरंज में हाथी को कहा जाता है रुक। अभी क्वेश्चन आए कि शतरंज में हाथी को क्या कहा गया? रुक। ऊंट को क्या कहा गया दोस्तों? ऊंट को कहा गया बिशप। ऊंट को बिशप कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और घोड़े को क्या कहा गया दोस्तों? घोड़े को कहा जाता है नाइट। शतरंज में घोड़े को नाइट कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। तो विश्वनाथन आनंद शतरंज से संबंधित हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? बुद्ध, हाँ ये क्वेश्चन भी हमारी क्लास से मैं सुबह मतलब आया है क्लास से, 1 दिन में क्लास मैंने डाली थी। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की अश्वघोष, ये कनिष्क के दरबारी कवि थे।
सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं, उत्तर है आपका कनिष्क। और यह है कनिष्क कुषाण वंश का राजा है। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो 78 ईस्वी में ये कुषाण वंश की गद्दी पर बैठता है, और 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। और दोस्तों कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई, जिसमें बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा, एक महायान में और दूसरा हीनयान में। तो हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म जो बटा था वो किसके काल के दौरान बटा? कनिष्क के काल के दौरान, जब चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? सिक्किम के लोक नृत्य पूछे गए थे, पूछा गया था, तो मैंने आपको कई सारे लिख दिए। मरूनी है, चूफाट है, सिंगी छम है, लामा, सिकमारी, याक्षम, तासी शब्दों। तो सिक्किम के ये सारे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये जो मरूनी होता है ना, मरूनी ये नेपाली लोग करते हैं, सिक्किम में जो नेपाली समुदाय के लोग हैं वो करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया आपका सिंगी छम, इसमें शेर का रूप धारण किया जाता है सिंगी छम में। याक्षम में याक के जो वस्त्र होते हैं वो पहने जाते हैं, ठीक है। सिकमारी आप याद रखिएगा। तो सिक्किम के सारे डांस हैं। दोस्तों मैं बात करूँ सिक्किम की, तो 2011 की जनगणना में सिक्किम की आबादी कितनी है? दोस्तों 2011 की जनगणना में सिक्किम की आबादी 6,10,000 लगभग में है, ये 6,10,000 इतनी आबादी मानी गई, जो कि सबसे कम है। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों सिक्किम का नया साल क्या कहलाता है? दोस्तों सिक्किम का नया साल कहा जाता है लूसांग, लोसांग या लूसोंग, ये भी आप याद रखिएगा, सिक्किम का नया साल है। और एक सिक्किम का त्यौहार पूछेगा आपसे, सागा दावा। सागा दावा कहाँ का त्यौहार है? सिक्किम का त्यौहार है सागा दावा। दोस्तों क्या आपको पता है कि सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा है, याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पड़ोसी देश भाग नहीं लेता? मतलब भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता? दोस्तों अगर मैं बात करूँ राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, तो राष्ट्रमंडल खेल जो हुए सबसे पहली बार 1930 में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? ये कनाडा के हैमिल्टन में, हैमिल्टन शहर में आयोजित हुए थे। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया। दोस्तों 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए, इसमें भारत के 2 पड़ोसी देश, एक तो चीन और एक भूटान, इन्होंने भाग नहीं लिया था। चीन तो लेते ही नहीं है राष्ट्रमंडल खेलों में, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन में जो रहा होगा आपके, उस पे हिसाब से टिक होता रहे, तो चीन और भूटान तो आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हुए ये किस शहर में हुए, तो ये होते आपके ब्रिटेन के बर्मिंघम में। ब्रिटेन का एक शहर है बर्मिंघम, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए दोस्तों। और दोस्तों बर्मिंघम में भारत ने कितने मेडल जीते? टोटल 61 पदक जीत के साथ भारत चौथे स्थान पर आया था। तो 61 पदक भारत ने टोटल जीते हैं, और ये चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है दोस्तों। बाकी आपसे 2 क्वेश्चन और पूछेगा कि ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन था? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में कौन थे? तो अचंता, शरत कमल और निखत जरीन, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, भारत ने 1934 के राष्ट्रमंडल खेल जो लंदन में हुए थे उसमें भाग लिया था। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी आयात पर लगने वाले शुल्क को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी आयात पर लगने वाला शुल्क क्या कहलाता है? इसको टैरिफ कहा जाता है, टैरिफ, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिर व्यापार की, मतलब आयात निर्यात की बात हो रही है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना। तो भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई 1982 में। इसे एग्जिम बैंक भी बोलते हैं हम, या सिंपली हिंदी में कहें तो आयात निर्यात बैंक कब बना था? दोस्तों भारत में आयात निर्यात बैंक 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में जो हम आयात पर शुल्क लगा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। एक संस्था बनी थी आपकी गैट, गैट 1948 में गैट नाम की संस्था बनी, और गैट की फुल फॉर्म थी दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये गैट की फुल फॉर्म थी। तो 1948 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को रेगुलेट करने वाली संस्था थी वो थी आपकी गैट, 1948 में बनी, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। दोस्तों फिर क्या हुआ? फिर 1 जनवरी 1995 को एक नई संस्था बनी,
1 जनवरी 1995 को, जिसको कहा गया विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई और इसका अध्यक्ष आपका मतलब मुख्यालय जेनेवा में, और अध्यक्ष है इसकी नगोजी ओंकोजी इवेला, जो कि नाइजीरिया की है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये आप याद रखिएगा। आयात पर लगने वाला शुल्क क्या कहलाता है? इसको टैरिफ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2019 में कौन सी लोकसभा गठित की गई? दोस्तों 2019 में जो लोकसभा गठित की गई वो थी आपकी 17वीं लोकसभा। और दोस्तों 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला, और ओम बिरला का जो लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों वो है आपका कोटा। राजस्थान का कोटा शहर ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र है। और कोटा कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे मैं कहूँ कि भारत में लोकसभा का जनक कौन है, तो भारत में लोकसभा का जनक माना गया जीबी मावलंकर को। जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना गया है। ये भी आप याद रखिएगा। भारत की पहली लोकसभा 1952 में गठित की गई थी। 1952 में पहली लोकसभा भारत में गठित हुई। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये तैराकी से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी में होता है। दोस्तों भारत का एक खिलाड़ी याद रखिएगा, साजन प्रकाश। साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? दोस्तों भारत में साजन प्रकाश का संबंध तैराकी से है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और एक और महिला याद रखिएगा, हर्षिका रामचंद्र। हर्षिका रामचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो हर्षिका रामचंद्र भी आपका संबंधित है तैराकी से। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसको आप याद रखिएगा, बटरफ्लाई स्ट्रोक ये तैराकी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? उड़ीसा का नया साल क्या कहलाता है? दोस्तों उड़ीसा का नया साल पूछा गया था आपसे। तो उड़ीसा का नया साल को पाना संक्रांति कहा जाता है, जिसे महाविश्वा संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत के उड़ीसा में उड़िया लोगों का पारंपरिक नंबर्स है। तो महाविश्वा संक्रांति और पाना संक्रांति जिसे बोला गया, ये उड़ीसा के नए साल होते हैं। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों मैं बात करूँ उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के 2 त्यौहार तो आप याद ही रखिएगा। एक बाली यात्रा और एक आप याद रखें राजा परवा। बाली यात्रा और राजा परवा किस राज्य के त्योहार हैं? तो उड़ीसा के। उड़ीसा का एक त्योहार और याद रखना, नुआखाई जुआर। नुआखाई जुआर ये फसल त्योहार है, नुआखाई जुआर। और आपको एक त्योहार उड़ीसा का और याद रखना है, और दोस्तों वो त्योहार है आपका जिसको बोलते हैं नव कालेवारा। नव कालेवारा किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों उड़ीसा का त्योहार है नव कालेवारा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ये उड़ीसा में है। अब्दुल कलाम द्वीप। अच्छा, उड़ीसा के बीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। ये आप याद रखना कि अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उड़ीसा में एक खान याद रखिएगा, बादाम पहाड़ की खान। बादाम पहाड़ की खान ये भारत में कहाँ पर है? तो उड़ीसा में बादाम पहाड़ की खान है, और यहाँ से हेमेटाइट निकाला जाता है। बहुत उत्तम क्वालिटी का हेमेटाइट भारत में, हेमेटाइट से जो होता है वो कहाँ से निकाला जाता है? बादाम पहाड़ की खानों से। तो उड़ीसा का नया साल है पाना संक्रांति। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? दोस्तों नॉर्मली हम बात करें क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है हरा, लेकिन आपसे पूछा गया प्लाज्मोडियम, तो ये आप देख रहे होंगे ये पूरा गहरा नीला सा हो रहा है, तो इसका सीधा होगा आपका गहरा नीला। प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग गहरा नीला होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? बाह्य ग्रह कौन से हैं? दोस्तों बाह्य ग्रह का मतलब है कि ऐसे ग्रह, एक इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं गैसीय ग्रह। तो ऐसे ग्रह जिनकी संरचना में धरातल नहीं होता, अर्थात गैस से होती हैं, उनको बोलेंगे बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे आप मैप देखें दोस्तों, देखो यहाँ पे मैप देखते हैं। इसको कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको और देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 ग्रहों को तो बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं। ये कौन से होते हैं दोस्तों? ये हमारे होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या दोस्तों? इन ग्रहों की संरचना में धरातल पाया जाता है, ठोस होगी। लेकिन जब मंगल ग्रह के बाद हम जाएं तो दोस्तों यहाँ पे आपको रफली एक ब्लैक सा ये बिंदु दिख रहे होंगे, ये वाले बिंदु जिसको मैंने अंडरलाइन मतलब गोला काला करा है, ये क्या है दोस्तों? दोस्तों ये है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्षुद्र ग्रह बेल्ट। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट ये
कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका मंगल है और ये आपका बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जब क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम बाह्य ग्रह की संज्ञा देते हैं। एक बृहस्पति, शनि, एक अरुण और एक वरुण। इन 4 ग्रहों को जोवियन प्लेनेट या बाह्य ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो कितने ग्रह हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो, वैसे यहाँ पे प्लूटो भी लिखा गया है, तो प्लूटो खैर ग्रह नहीं है, इसको 2006 में जो प्राग सम्मेलन हुआ उसमें बाहर कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाह्य ग्रह कौन से हैं दोस्तों? तो बाह्य ग्रह होते हैं आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो वो शनि के उपग्रह 82 हो गए। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और प्रश्न कौन सा पूछा गया? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में एल्यूमिनियम को उसके ऑक्साइड एल्यूमिना से निकालने की प्रक्रिया है। मतलब क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम को उसके ऑक्साइड्स एल्यूमिना से निकालने की प्रक्रिया है। मतलब है कि एल्यूमिनियम को उसके अयस्कों से निकालने की प्रक्रिया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूं एल्यूमिनियम के बारे में, तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट जो अयस्क है वो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइट का सूत्र है। एक होता है दोस्तों डायस्पोर। डायस्पोर किसका अयस्क है? दोस्तों डायस्पोर भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। एक होता है आपका कोरंडम। कोरंडम किसका अयस्क है? दोस्तों कोरंडम भी अयस्क है एल्यूमिनियम का। और एक होता है आपका क्रायोलाइट। कौन सा होता है दोस्तों? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों हमारी पृथ्वी में क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल मिलती है? तो हमारे धरती की क्रस्ट में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सारे आप याद रखिएगा। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या है? एल्यूमिनियम को उसके अयस्कों से अलग करना एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई और ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया आपसे? गुलाबो देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों गुलाबो देवी ने प्रसिद्धि हासिल की कालबेलिया में। कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान का है उससे संबंधित है गुलाबो देवी। दोस्तों आपको एक नाम और याद रखना है, पंडवानी। पंडवानी नृत्य के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की वो है आपकी तीजन बाई ने। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य या लोक संगीत से है? तो वो जवाब होगा पंडवानी। छत्तीसगढ़ का डांस होता है पंडवानी। तो पंडवानी में प्रसिद्धि हासिल की है तीजन बाई ने। जिस तरह से गुलाबो देवी कालबेलिया के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है तीजन बाई। सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ इस क्वेश्चन की, आपके लिए बिल्कुल गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पंडवानी, तीजन बाई, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा गया। दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा गया। और ये किससे संबंधित है? दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के व्यक्ति हैं और एक कृषि विज्ञानी थे। एक कृषि वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा गया। ठीक है दोस्तों। तो कहाँ के हैं? यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा अब तक, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को क्या मिला था? 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को मिला था आपका शांति का नोबेल। शांति का नोबेल नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, शांति का नोबेल। पूछा जाए कभी आपसे कि नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल कब मिला? 1970 में मिला था। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा। बोरलॉग अवार्ड कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? दोस्तों दांतों और हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट जो पोषक तत्व है वो आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ओडोंटोलॉजी क्या है? दोस्तों दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। और मानव के जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हड्डी होती हैं, हड्डियों का अध्ययन क्या है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इसके लिए, तो ये आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा? इनेमल।
मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, और इनेमल दांत की बाहरी परत होती है, ये भी आप याद रखें। तो दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो होता है अपने अध्यादेश जारी करता है। दोस्तों, राज्यपाल का पद भारत में कहाँ से आया? तो भारत में कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया है, ये भी आप याद रखें। कोई व्यक्ति भारत का में किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी जरूरी है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल जो होता है ये एजेंट के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। क्लियर? तो राज्यपाल का अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर अनुच्छेद 13 में आती है, ये पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 बाल श्रम को बैन करता है, और अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को आप फैक्ट्री के काम में, खदान के काम में या जोखिम भरे काम में नहीं लगाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, 42वें संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन है। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किए गए, ऐसा कोई क्वेश्चन था तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया, अनुच्छेद 39, 39A, 43 और 48A, और उन मौलिक अधिकारों पर पूर्वता दी गई जिसने संसद की विधि को सर्वोच्च बनाया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी संविधान संशोधन के द्वारा और क्या प्रावधान हुआ था? हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक है आपका धर्मनिरपेक्ष, एक है आपका पंथनिरपेक्ष, समाजवाद पहले आएगा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, इन 3 शब्दों को हमारी संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना वो 31 जनवरी 1992 को बना था, और श्रीमती जानकी पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। श्रीमती जानकी पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। और दोस्तों, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? 31 जनवरी 1992। दोस्तों, यहाँ पे जो आपने सन लिखी है 1992, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत भी 1992 में की गई थी। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में की गई। क्लियर हुआ? तो रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में कौन सा क्वेश्चन आया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो से संबंधित वो आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यह ब्रह्म समाज की एक शाखा के रूप में स्थापित की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, प्रार्थना समाज कब बना था? 1867 में। अच्छा, अगर आपसे पूछे दोस्तों, एक दो क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। एक पूछता है सत्य शोधक समाज, यह आ सकता है आपके एग्जाम में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई? दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। 1873 में की गई, ये भी आप याद रखिएगा। और आर्य समाज पूछे आपसे, आर्य समाज, दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब हुई? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी बम्बई में, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में स्थापित किया था, तो रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। ये कब स्थापित हुआ था? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किस शहर में? कलकत्ता में। क्लियर? तो ये सारे बिंदु आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहा पूछा गया, फूलदेई त्योहार किस राज्य का त्योहार है जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है? दोस्तों, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड का त्योहार है। फूलदेई उत्तराखंड का त्योहार है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, बात उत्तराखंड की हो रही है तो यहाँ के दो और आप याद रखिएगा जो आपसे पूछे जाएंगे। एक पूछेगा आपसे फूलदेई, फूलदेई उत्सव कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले उत्तराखंड हो गया, तो फूलदेई त्योहार,
मैं बात करूँ फूलदेई के बारे में, नहीं फूलदेई तो बता दिया। एक त्यौहार कौन सा बता रहा था मैं आपको, हरेला। हरेला त्यौहार कहाँ का है, उत्तराखंड का। भितौली, भितौली कहाँ का है, उत्तराखंड का भितौली भी। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, कंगली उत्सव। कंगली उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो कंगली उत्सव भी उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और आपसे कौन सा याद रखना है, उत्तराखंड कंगली हो गया आपका। एक होता है बग्वाल, बग्वाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बग्वाल जो डांस है ये मतलब नृत्य है और ये त्यौहार भी है बग्वाल, ये उत्तराखंड में होता है। तो बग्वाल त्यौहार उत्तराखंड का त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया उत्तराखंड, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, चेराम। ये क्वेश्चन अब क्लास का है सुबह वाली। तो चेराम नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, मिजोरम। मिजोरम में चेराम नृत्य किया जाता है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। मिजोरम का एक त्यौहार रट के जाना, चपचार कुट। भारत के किस राज्य में त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है चपचार कुट। तो चपचार कुट जो त्यौहार है ये मिजोरम में मनाया जाता है। क्लियर हो दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों। भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया था और भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो कौन से देश में आयोजित हुआ था ये, वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ था। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ। दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, रेलवे में नैरो गेज पटरियों की, परियों की लिखा है यहाँ पे पटरियाँ होना चाहिए। पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है। तो नैरो गेज जो पटरी होती है दोस्तों वो 762 या 710 mm की होती हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत में जो मीटर गेज है वो कितनी होती है, तो मीटर गेज मतलब 1 मीटर की हो गई आपकी, तो 1 मीटर की मीटर गेज हो गई। और आपका बचा ब्रॉड गेज। दोस्तों ब्रॉड गेज बहुत आती है एग्जाम में कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी 1676 mm, 1676 mm ये चौड़ाई होती है आपकी। तो दोनों आप याद रखिएगा, मीटर गेज 1 मीटर और ब्रॉड गेज हो गया 1676 mm। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, कोप 28। जो दोस्तों कोप 28 नहीं है, हाँ 27 है, इसको आप सही कर लीजिएगा। कोप, ये सारे क्वेश्चन ही कैंसिल करो, इसको दूसरा क्वेश्चन होगा, हाँ ये क्वेश्चन सही है। कोप 27 का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों। कोप 27 का जो आयोजन हुआ था नवंबर 2022 में, ये हुआ था मिस्र के शर्म शेख में। तो शर्म शेख शहर में कोप 27 का आयोजन किया गया। दोस्तों मैं बात करूं कोप 27 के बारे में, तो कोप 28 भी होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। ये कहाँ होगा दोस्तों, ये होगा आपका दुबई में या यूएई में। शॉर्ट में आप यूएई लिख लें, यूएई में आयोजित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र का कोप 28। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए होता है, ये आप याद रखिएगा। तो कोप 27 कहाँ पर हुआ था, मिस्र में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, उपधातु किसे कहा जाता है दोस्तों। उपधातु का मतलब है कोई भी ऐसा धातु जिसमें मतलब तत्व, कोई भी ऐसा था जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होंगे, उसको बोलेंगे उपधातु। और उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एक बचा आपका पोलियम। तो ये 4 मतलब 7 ऐसी उपधातु हैं जो हमारे आवर्त सारणी में पाई जाती हैं। एक आपका है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। क्लियर हुआ, ये सारे आपको याद रखने हैं, उपधातु होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों बस यही प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो का अपडेट कीजिएगा। जल्दी लेके आऊँगा आपको दूसरा एनालिसिस, जो कोई तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन थे सारे आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।